चलिए जी, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं लॉ का। यूनिट नंबर 2 हमारा चल रहा था। पहले पिछला रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। सबसे पहले था हमारे पास सेक्शन नंबर 9, जहाँ पे हम बताते थे जनरल ड्यूटीज पार्टनर्स की क्या होती हैं। ठीक है, बिजनेस में हिस्सा लेना, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना, ये सारा कुछ। सेक्शन नंबर 10 हमारे पास होता था इंडेमनीफाई द लॉस बाय फ्रॉड। अगर किसी पार्टनर ने कोई फ्रॉड किया है तो वो कॉम्पनसेट करेगा किसको? पूरे फर्म को, यानी कि अगर उसकी वजह से बाकी पार्टनर्स को सफर हुआ तो उनको कॉम्पनसेशन मिलेगा। इंडेमनीफाई करेगा कौन? जिसने फ्रॉड किया है। टू बी इंडेमनीफाइड कौन होगा? बाकी पार्टनर्स या फर्म। उसके बाद था सेक्शन नंबर 11, राइट्स और ड्यूटी बाय द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में सारा कुछ लिखा हुआ होता है, उसी अकॉर्डिंग आपको सारे राइट्स ड्यूटी लेके चलने पड़ेंगे। राइट्स एंड ड्यूटी बाय द कॉन्ट्रैक्ट वो बाइंड होंगे। इसमें एक पॉइंट था हमारे पास एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, जिसमें लिखा हुआ था कि नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ भी लिखा हो, हम तो इसी को मान के चलेंगे कि जो बिजनेस वो कर रहा है, ठीक है, वही बिजनेस आगे फार्म के तौर पे अगर वो फार्म में कर रहा है तो फार्म वाले इसको सेम टाइम पे, मतलब अलग सेम टाइम पे सेम बिजनेस नहीं करने देंगे, या कुछ टाइम के बाद कि आपने उस शहर में बिजनेस नहीं करना। फिर हमारे पास था कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सेक्शन 12। इसके अंदर 5 पॉइंट थे। पहला टेक पार्ट इन द बिजनेस था। दूसरा था डिलीजेंटली अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करना। तीसरा था ओपिनियन रख सकता है अपना। ठीक है, ओपिनियन याद है क्या क्या था? मेजोरिटी ऑफ ओपिनियन मैटर करेंगे, लेकिन अगर फर्म की नेचर में कुछ चेंज करना है तो सभी पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी। फिर उसके बाद चौथा था वो एक्सेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स या इंस्पेक्ट, और पांचवा था डेथ के केस में उसके लीगल हायर को मिल जाएगा। सेक्शन नंबर 13 पे आ जाओ। सेक्शन नंबर 13 क्या था? म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज। इसके अंदर भी 5 थे। सबसे पहला था रेम्यूनरेशन। क्या पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलती है? नहीं। पार्टनर को क्या मिलता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है, ना कि रेम्यूनरेशन। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रेम्यूनरेशन मिलेगी तो मिल जाएगी। ठीक है जी। और अगर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कस्टम चल रहा है, ठीक है, पुराना कस्टम चल रहा है, तो उस केस में उसको मिल सकती है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, नॉर्मली क्या कहते हैं? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एग्रीमेंट के दौरान होनी चाहिए। साइलेंट है पार्टनरशिप डीड, साइलेंट है, एग्रीमेंट नहीं बना हुआ, तो इक्वल मिल जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? कहते नहीं मिलेगा। ट्रेड कस्टम तुम्हारा पुराना चला आ रहा है तो मिल जाएगा। पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, ट्रेड कस्टम भी नहीं चला आ रहा, तो भी नहीं मिलेगा। मिलेगा किस केस में? 2 केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता होता है। एक तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए, दूसरा अगर ट्रेड या कस्टम उनका रीति रिवाज चले आ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन्स इन एडवांस कितना होता था? 6% पर एनम। अगर डीड साइलेंट है, अगर डीड में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो उतना। राइट टू बी इंडेमनीफाइड और राइट टू इंडेमनीफाई। अगर आपको कोई लॉस होता है, ठीक है, अगर आप फार्म के बिहाफ पे कोई खर्चे पे करते हो तो आपको पैसा मिल जाएगा। आपकी वजह से फार्म को कोई लॉस होता है तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है। सेक्शन नंबर 10 भी था इंडेमनीफाई वाला, वो फ्रॉड में था। यहाँ पे इंडेमनीफाई सिंपल कॉम्पनसेशन है। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी सेक्शन नंबर 14 हमने पिछली क्लास में किया था। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी किसके नाम पे होती है? जॉइंट नाम पे होती है, पूरे बिजनेस की होती है प्रॉपर्टी, ना कि पार्टनर्स की होती है। प्रॉपर्टी टोटल 3 तरीके की थी, याद है? एक, पहली प्रॉपर्टी कौन सी? जो पार्टनर ब्रॉट इन द फर्म, जो पार्टनर्स लेके आए बिजनेस में। दूसरी, अगर उन्होंने बिजनेस के चलते चलते नई खरीदी है। तीसरी, गुडविल ऑफ द फर्म। क्या गुडविल ऑफ द फर्म भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है? यस। कौन से सेक्शन में? सेक्शन नंबर 14 में। उसके बाद जितनी भी ये प्रॉपर्टीज हैं किसके लिए काम में करी जाएंगी? पार्टनरशिप के लिए कि पर्सनल यूज के लिए? पूरे पार्टनरशिप फर्म के लिए यूज की जाएंगी। गुडविल के लिए हमने देख लिया था, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। सेक्शन नंबर 15, बिजनेस के कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट के लिए यूज की जाएंगी, ना कि इंडिविजुअल पर्संस के लिए। पर्सनल प्रॉफिट अगर किसी पार्टनर ने किया है तो क्या करना पड़ेगा? पर्सनल प्रॉफिट अगर पार्टनर ने किया है बिजनेस से छुपा के या कुछ, वो सभी पार्टनर्स को बांटना पड़ेगा। जिसकी एग्जांपल वो थी शुगर वाली, चीनी वाली एग्जांपल थी, जो शुगर वाली केस स्टडी थी, जहां पे एक बंदा स्टॉक जमा कर लेता है, कहता है जी, मतलब उसको पता था कल को रेट बढ़ने वाले हैं, वो अपनी ग्रोसरी शॉप से फार्म को बेच देता है, तो उसको जो प्रॉफिट हुआ पर्सनल प्रॉफिट, वो उसको पार्टनर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। उसके बाद था अगर कुछ चेंज करते हो फार्म में, सेक्शन नंबर 17, अगर कुछ फार्म में चेंज करते हो तो
राइट्स ड्यूटीज ऑब्लिगेशन कैसे रहने वाली है, जैसे पहले थी वैसे ही रह जाएंगी। ठीक, अगला सेक्शन करते हैं जी, रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, टॉपिक 2.5 रिलेशन ऑफ पार्टनर टू थर्ड पार्टी, और फर्स्ट पेज पे आओ, सेक्शन नंबर 9 से ऊपर देखो, तब क्या था वर्ड, पहला था रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ क्या ड्यूटीज हैं, फर्म के साथ क्या ड्यूटीज हैं, क्या चीज करोगे। अब यहां पे है जो 2.5 पे रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी के साथ रिलेशंस की चीजें डिस्कस होंगी। सबसे पहला है सेक्शन नंबर 18। सेक्शन 17 याद है कौन सा है, अभी अभी करके आए हैं। सेक्शन 17 क्या था, चेंज ऑफ फर्म। 16 क्या था इससे पिछला, पर्सनल प्रॉफिट। 15 क्या था, एप्लीकेशन ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। इससे पीछे 14, 13 वाले में रेम्युनरेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 12 वाले में राइट्स ड्यूटीज कंडक्ट ऑफ बिजनेस। 11 में म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज थे बाय कॉन्ट्रैक्ट। 10 में फ्रॉड वाला था। 9 में क्या था, 9 में इंडेमनीफाई नहीं था, वो 10 में था इंडेमनीफाई बाय फ्रॉड। सेक्शन 10 में था जनरल ड्यूटीज। ठीक है, एक बार फिर से याद करते हैं। सेक्शन नंबर 9 में जनरल ड्यूटी, 10 में इंडेमनीफाई बाय द फ्रॉड। सेक्शन 11 ड्यूटीज एंड राइट्स एंड ड्यूटीज बाय कॉन्ट्रैक्ट। 12 में कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, 5 पॉइंट थे। 13 में बोलो बोलो, 13 में म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटी, रेम्युनरेशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वाली सारी चीजें, प्रॉफिट शेयरिंग। 14 में पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। 15 में एप्लीकेशन ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। 16 में पर्सनल प्रॉफिट। 17 में चेंज ऑफ फर्म नेम। 18 स्टार्ट हो रहा है पार्टनर्स टू बी एजेंट ऑफ द फर्म। यहाँ पे ना इस बार अब जो जो 2-3 पेजेस हम सेक्शन पढ़ने वाले हैं, लैंग्वेज बहुत टूटी मुट्टी है। ठीक है, बड़ी टूटी फ्रूटी लैंग्वेज है, अजीब सी लैंग्वेज आएगी। आप लोगों को ये वाले जो टॉपिक्स हैं आने वाले 2-3 कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पड़ेंगे, लैंग्वेज बाद में बिल्ड होने वाली है। ठीक है जी। एजेंट के लिए हमें पता है ना क्या होता है, अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, ये तीनों पार्टनर्स हैं, ये अगर किसी के साथ डीलिंग कर रहा है तो ये पूरी फर्म को बाउंड करेगा, बाकियों को बाउंड करेगा। इट मींस वो एजेंट है। अब यहाँ पे एजेंट और प्रिंसिपल की अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है। अगर एजेंट पूरे बिजनेस के लिए काम कर रहा है, कोई पार्टनर पूरे बिजनेस के लिए काम कर रहा है तो उसको एजेंट बोलेंगे। अगर वो कोई अपने इंटरेस्ट पे काम कर रहा है, लेकिन है बिजनेस में ही, अपने इंटरेस्ट पे काम कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है, तो उसको प्रिंसिपल बोलेंगे। यानी कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दिया गया, इसने बोल दिया कि भैया ये करके आओ, तब आप एज अ एजेंट कर रहे हो। लेकिन अभी आप बिजनेस का ही कर रहे हो, कर खुद रहे हो, तो कह रहे हैं प्रिंसिपल है। पढ़ के देखते हैं क्या है। यू मे रिकॉल दैट अ पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट बाय वन और एनी ऑफ देम। ठीक है, दिस डेफिनेशन, मतलब ठीक है, पहले ये बोला कि पार्टनर्स क्या होता है, एजेंट होता है। एजेंट कौन से लोग होते हैं, वही जो या तो पूरे बिहाफ पे काम कर रहा हो या किसी एक के लिए भी काम कर रहा हो। सेक्शन 18 clarifies the position by providing the subject to provision of fact. A partner is the agent of the firm. सबसे पहला वर्ड आया फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, सबसे पहला सर्कल करो और कॉपी पे लिखना सेक्शन नंबर 18। 17 तक देखना लिखा हुआ है कॉपी पे, सेक्शन नंबर 17 तक लिखा हुआ है कि नहीं। 16 और 17 के लिए शायद मैंने जगह छुड़वाई थी क्या। सेक्शन 18 पार्टनर इज एजेंट ऑफ फर्म। तो सबसे पहला बोल रहे हैं कि जो पार्टनरशिप एजेंट होगा फर्म के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस होगा। सबसे पहला ये नहीं भूलना, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। अगर आप पर्सनल किसी के पार्टनरशिप में हेल्प कर रहे हो, किसी दूसरे पार्टनर्स की पर्सनल कोई हेल्प कर रहे हो, तो आप एजेंट नहीं कहलाओगे। ठीक है, आपका मेन मुद्दा क्या होना चाहिए, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म। तो पहली लाइन समझ में आ गई, पहला मैंने कीवर्ड इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिया है। द पार्टनर इंडीड वर्चुअली एम्ब्रेसेस द कैरेक्टर ऑफ बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट। कह रहे वो वैसे तो दोनों होते हैं, प्रिंसिपल और एजेंट। ठीक है, सो एज फॉर द एक्ट फॉर हिमसेल्फ। अब ये लाइन थोड़ी अजीब है, अजीब लगेगी, लेकिन आपको एक्ट में लिखी हुई है तो ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। कह रहे हैं एज ही एक्ट फॉर हिमसेल्फ एंड हिज ओन इंटरेस्ट इन द कॉमन कंसर्न। कह रहा है वो काम अपने बिहाफ पे कर रहा है, ठीक है, अपने इंटरेस्ट में कर रहा है, लेकिन कॉमन कंसर्न ऑफ द पार्टनरशिप,
मतलब काम पार्टनरशिप के ही कर रहा है, अपने बिहाफ पे कर रहा है। समझ रहे हो कि अभी तक डिस्कशन नहीं हुई, मीटिंग नहीं हुई कि चलो यार मैं काम कर रहा हूँ, बिजनेस के लिए ही कर रहा हूँ ना, कोई मीटिंग में काम मुझे मिला है तो मैं मीटिंग में गया हूँ, मैं बैंक में गया हूँ, मैं कोई डिसीजन मेकिंग कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं अगर वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, अभी उसको किसी पार्टनर ने नहीं बोला, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको लग रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन किसके कॉमन इंटरेस्ट में काम कर रहा है वो? पार्टनरशिप के। तो अगर पार्टनरशिप के कॉमन बिहाफ पे काम कर रहा है, उसको किसी ने नहीं बोला, वो खुद अभी कर रहा है, तो कह रहे हैं उसको उस सिचुएशन में तो बोलेंगे प्रिंसिपल। एंड सो फार ही एक्ट फॉर हिज पार्टनर, उसको पार्टनर्स ने बोला है, ठीक है, अपने पार्टनर्स के लिए कर रहा है काम, लेकिन कर फिर भी कॉमन कंसर्न में रहे, तो उसको बोले जाएगा एजेंट। आप इसको सिंपली ऐसे समझो, अगर वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, अपने हिसाब से, लेकिन बिजनेस के लिए कर रहा है, तो प्रिंसिपल कहलाएगा। किसी और के कहने पे कर रहा है, डिसीजन मेकिंग सामने वाले की थी, उसने इनिशिएटिव लिया, कहते अपने ये काम करने हैं, जाके माल ले आओ, तो उसको एज एन एजेंट बोला जाएगा। डेफिनेशन थोड़ी अजीब है, ठीक है, डेफिनेशन में प्रिंसिपल और एजेंट। उसके बाद है कहते हैं प्रिंसिपल डिस्टिंक्शन बिटवीन हिम एंड मेयर एजेंट इज दैट अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। कहते हैं मेनली डिफरेंस क्या है उसमें और एजेंट बनने में? कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, वो ऊपर मैंने पहले ही लिखवा दिया था, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, वो वही बोल रहे हैं कि कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट विद अदर पार्टनर्स, हम सारे मिलके काम कर रहे होते हैं इन द होल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस एंड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, business and liability of partnership, whereas an agent has no interest in others। लाइन याद होती है तो ठीक है, अदरवाइज बड़ी सारी केस स्टडी होंगी वहां पे करेंगे। थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज डिफिकल्ट आने वाली है, अजीब लैंग्वेज आएगी जिसका कोई आधा तो सर पैर ही नहीं निकलता, ठीक है। आगे, द रूल दैट अ पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म, पार्टनर एक एजेंट ऑफ द फर्म है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक पार्टनर एजेंट होता है क्या के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। कह रहे कैन नॉट बी अप्लाई टू ऑल द ट्रांजेक्शन। कहते एक पार्टनर जो है, हमने मान लिया ये एजेंट है, ये एजेंट है पूरे बिजनेस का, ठीक है, लेकिन वो सभी ट्रांजैक्शन के लिए थोड़ी ना है। अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस की, अगर बिजनेस की कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो पर्सनल नेचर की हैं, ये पार्टनर है, ये बिजनेस है, अगर कई तरह की ट्रांजैक्शन कर रहा है पार्टनर बिजनेस की, जो पर्सनल नेचर की हो, जो फ्रॉड वाली हो, जो इम्प्रॉपर हो, तो ऐसी किसी भी ट्रांजैक्शन में पार्टनर जो है बिजनेस का एजेंट नहीं कहलाएगा, प्रिंसिपल नहीं कहलाएगा। तो ये कह रहे हैं, पढ़ के देखो, द रूल दैट पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। एक पार्टनर बिजनेस का क्या है? एजेंट है, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस है। कैन नॉट बी अप्लाइड ऑल द ट्रांजेक्शन एंड डीलिंग्स। अगर आपकी आगे आने वाली ट्रांजेक्शन या डीलिंग फ्रॉड है, इम्प्रॉपर है, पर्सनल नेचर की है, तो क्या वो वहां पे भी अपने आप को एजेंट कहला के रिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं होगा। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द एक्ट डन बाय पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस। चीज समझ में आई? तो दो, ये एक छोटा सा पैराग्राफ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, एक दो बार अपने आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं पार्टनर इज एजेंट ऑफ फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, बट नॉट एजेंट फॉर ऑल, but not agent for all transactions and dealings, but not the agent for all transactions and dealing in the firm, for example, fraud, personal nature, personal nature transactions, फ्रॉड, पर्सनल नेचर ट्रांजैक्शंस, ठीक है, इम्प्रॉपर कंडक्ट, इन चीजों के लिए वो एजेंट नहीं होगा। असली मुद्दे की बात ये है कि अगर वो, कोई भी एजेंट तभी कहलाएगा अगर वो बिजनेस के पर्पस के लिए काम कर रहा है। टॉपिक इजी है, टॉपिक मुश्किल नहीं है, लैंग्वेज थोड़ी सी टूटी फ्रूटी है, ठीक है जी। आगे सेक्शन नंबर 18 के बाद आ जाओ सेक्शन नंबर 19, इम्प्लाइड अथॉरिटी। इससे भी टूटा फूटा सेक्शन,
इम्प्लाइड अथॉरिटी। अच्छा मुझे बताओ इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होता होगा। सबसे पहले अगर अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि ये रही अशोका फर्नीचर हाउस, अशोका फर्नीचर हाउस, यहाँ पे 3 पार्टनर हैं। लो जी, एक पार्टनर गया, कस्टमर आया, उसको टिम्बर बेचना या फर्नीचर बेचना स्टार्ट कर दिया, टिम्बर सेल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, किसको? कस्टमर को। मुझे बताओ अभी तक इन 2 पार्टनर्स ने पहले वाले पार्टनर को बोला ही नहीं कि भाई कस्टमर आ गया, हम तुझे अप्रूवल दे रहे हैं, स्टैंप में लिख के दे रहे हैं, या अलग से डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि जा उसको बेच के आ। क्या तब तक क्या पहला बंदा फर्नीचर बेच सकता है कि नहीं बेच सकता? अगर वो बिजनेस में काम कर रहा है, बिजनेस के अंदर रह के बिजनेस का ही माल बेच रहा है, क्या इसके लिए उसको एक्सप्रेस अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि ये इम्प्लाइड बात है? ठीक है, आप लोग ट्यूशन पढ़ने आए हो, मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ये इम्प्लाइड है कि एक्सप्रेस है? मैंने आप लोगों को छुट्टी करनी है तो मैं बताऊंगा कि तुम्हें अपने आप पता होगा कि कल छुट्टी है? वो एक्सप्रेस करना पड़ेगा ना। यानी कि ये जो सेक्शन है, याद रखना, ये एक्सप्रेसिव की बात ही नहीं कर रहा, ये बार बार तुम्हारी बात करेगा इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होता है। इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होता है? सिंपल शब्दों में बात करें, इम्प्लाइड अथॉरिटी बड़ा आसान चीजें हैं। लॉफुली बात करें तो बीच बीच में से वो हमें कई तरह की डिस्कशन करेगा। इम्प्लाइड अथॉरिटी का सिंपल मतलब है, आप बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, आप पार्टनर हो, बिजनेस के बिहाफ पे अच्छा काम कर सकते हो, लेकिन अगर कल को कुछ अलग इवेंट हुए, ये अभी मैंने आप लोगों को क्या बोला था, ये टिम्बर सेल कर रहा है, क्या कस्टमर को ये टिम्बर सेल कर सकता है? मुझे बताओ, क्या पार्टनर ऐसी चीज कर सकता है? यस। क्या इसको एक्सप्रेस अथॉरिटी, एक्सप्रेस डिसीजन मेकिंग चाहिए? नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये पार्टनर अब उठ के आ रहा है, ये बिजनेस की कोई एसेट बेचना चाह रहा है, एसेट बेचना चाह रहा है, क्या ऐसा अप्लाइड अथॉरिटी में होगा? नहीं होगा। जब अगर मुझे कोई एसेट बेचनी है, बिजनेस बेचना है, बैंक से लोन लेना है, किसी को लोन देना है, कोई अपने बिजनेस की चीज को गिरवी रखना है, डिबेंचर इशू करने हैं, कुछ भी ऐसी चीजें हैं, क्या वो इंप्लाइड अथॉरिटी में आएंगी? नहीं, वो एक्सप्रेस अथॉरिटी में आएंगी। पर बावजूद उसके ठीक है, फिर से तीसरी चीज क्या घूम रही है, अगर बैंक की कोई ट्रांजेक्शन के लिए हमने एक बंदा रखा हुआ है, अकाउंट संभालने के लिए दूसरा बंदा रखा हुआ है, ये इंप्लाइड अथॉरिटी में आते हैं, इसके लिए एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं चाहिए। सर एक बार फिर से बता दो, अगर मैं बिजनेस में रह के कोई काम कर रहा हूं, इंप्लाइड है। कुछ एक्स्ट्रा काम करने हैं, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने हैं, नोट इंप्लाइड। ठीक है, फिर से अगर एक काम आपको स्पेसिफिक अलॉट कर दिया कोई काम, फिर से वो इंप्लाइड बन जाएंगे। पहले देखो आपको ये बात समझ में आती है, फिर मैं आगे लैंग्वेज में घुसूं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर से आगे मैं लैंग्वेज में घुसूं। बोलो जी, बात समझ में आ गई? अब पढ़ के देखते हैं क्या है। लिखो जी, कॉपी पे लिखो, सेक्शन नंबर 19, इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज एन एजेंट। सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर 14, implied authority, 19 सॉरी, implied authority of partner as an agent, as an agent, implied authority of partner as an agent। पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22, सेक्शन 22 भी कहता है साथ साथ खेलेगा। एक्ट ऑफ पार्टनर विच इज डन टू कैरी ऑन इन द यूजुअल वे। सबसे पहले आ गया, अगर तो यूजुअल वे में काम कर रहे हो, बिजनेस ऑफ द काइंड, जो चीज का काम है वो कर रहे हो, ठीक है, बाइंड द फर्म। बिल्कुल ठीक है जी, अगर वो काम कर रहा है यूजुअल वे में, अगर वो काम कर रहा है यूजुअल वे में, ठीक है, वो पूरे बिजनेस को बाइंड करेगा। द आंसर इज यस। इसमें ना एक काम की लाइन थी, पहले मैं पढ़ लूं, वो वहां पे है। चलो जी। तो सबसे पहला आ रहा है, ठीक है, कि इंप्लाइड अथॉरिटी में क्या क्या चीजें आएंगी। कह रहे हैं यूजुअल वे में काम कर रहा है, यूजुअल वे को नंबर 1 डाल दो। बिजनेस ऑफ द काइंड मतलब कि बिजनेस के लिए काम कर रहा है, ठीक है। द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर टू बाइंड द फर्म, वो बाइंड, जैसे उसको अथॉरिटी मिली हुई है फर्म को बाइंड करने की। सर अथॉरिटी
का क्या मतलब है, फर्म को बाइंड करने का क्या मतलब है, उसने कस्टमर को माल बेचा या किसी सप्लायर से उधार माल खरीदा। अगर किसी सप्लायर से उधार माल खरीदा, यार बिजनेस के लिए तो करने गया था, लकड़ी तो खरीदने गया था, उनकी लकड़ी की दुकान है फर्नीचर की, तो लकड़ी खरीदने गया है, ठीक है। क्या सामने वाला ये थोड़ी कहेगा कि मैंने सिर्फ तुझसे पैसे लेने हैं, उसने पूरी फर्म को अपने काम से बाइंड कर दिया ना। सिंपल मीनिंग ये है, इजी है। कह रहे द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर टू बाइंड द फर्म कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन इज कॉल्ड, कह रहे इस सेक्शन में बताया जाएगा, इस सेक्शन में बताया जाएगा, तो वो एम्प्लॉइड अथॉरिटी है, ठीक है जी। आगे, इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड टू द कंट्रेरी, implied authority does not empower, तो पॉइंट नंबर 2 हम लिखेंगे नोट implied authority, नोट implied authority। implied authority में क्या नहीं आता, हमें इससे पहले सीखना चाहिए implied authority में क्या आता है, ठीक है। अगले पेज पे आओ, ये वाले 8 पॉइंट में बाद में कराऊंगा। implied authority में क्या आता है, implied authority में बेटा ये 3 चीजें आती हैं, सेक्शन 9 और 22 इकट्ठे साथ साथ चलते हैं। सेक्शन नंबर 22 कहता है कि बाइंड कैसे करते हैं हम फर्म को, मोड ऑफ डूइंग टू बाइंड द फर्म, हम बाइंड कैसे करते हैं फर्म को। इसका सबसे सिंपल आंसर होता है बिजनेस में रह के नॉर्मली काम करके, बिजनेस में रह के नॉर्मली यूजुअल वे में बिजनेस के तौर पे काम करना। फिर भी इसकी 3 ये वाली 4 लैंग्वेज जो 4 लाइनें हैं सेल्फ स्टडी है, अपने आप पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगी मैं तो ही समझाऊंगा, अदरवाइज उसको इन्होंने ये 3 अच्छे पॉइंट्स में कवर अप कर दिया। जो ऊपर वाली ये वाला पैराग्राफ है इसको इन्होंने अच्छे 3 पॉइंट में कवर कर दिया। कहते हैं इंप्लाइड अथॉरिटी क्या होती है, ये लिखेंगे इंप्लाइड अथॉरिटी, इंप्लाइड अथॉरिटी क्या होती है, इंप्लाइड अथॉरिटी। तो इंप्लाइड अथॉरिटी में पहला कह रहे हैं एक्ट डन मस्ट रिलेट टू यूजुअल बिजनेस, बिल्कुल ठीक है कि आप बिजनेस के अंदर रह के काम करो, तो पहला हो गया यूजुअल बिजनेस में, बाय द पार्टनर विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी, जितना आपको काम दिया गया उसी स्कोप में रह के काम करो और बिजनेस के यूजुअल डिसीजन मेकिंग में काम करो, तो वो आप दूसरे फर्म को, अपने पूरी फर्म को बाइंड कर दोगे। तो ये आपकी इंप्लाइड अथॉरिटी का पॉइंट नंबर 1 हो गया। क्या पॉइंट नंबर 1 है, यूजुअल बिजनेस ऑफ फर्म कर रहे हो और विद इन द स्कोप रह के, ठीक है। तो इधर लिखेंगे हम साइड पे, यूजुअल वे में काम कर रहे हो एंड विद इन द स्कोप। बुक पे लिखना है लिखते चले जाओ, कॉपी पे भी लिखवाऊंगा, अभी तो मैं कॉपी पे भी लिखवाऊंगा, ठीक है। ये वाली दूसरा पॉइंट कह रहे हैं, कह रहे हैं एक्ट इज सच एज डन नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में रह के काम कर रहे हो, लकड़ी की दुकान में हो लकड़ी खरीद रहे हो, कपड़े की दुकान में हो कपड़े खरीद बेच रहे हो, द यूजुअल वे ऑफ कैरिंग द बिजनेस डिपेंड अपॉन द नेचर एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस। बेकार बात है, वो कह रहे हैं बाकी चीजें कई बार ऐसे होती है मौके पे देखनी पड़ती हैं। अब मौके पे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इन्होंने बोला नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इसके बाद की जो लाइन है वो तो जर्नल लाइन लिखी हुई है। एग्जांपल दे देता हूं, दुकान में लग गई भीषण आग, भीषण आग लग गई, टेबल जल रहा है, कोई कपड़े वाली दुकान थी, कपड़े वाली दुकान में आग लग गई, उसका काउंटर जल रहा है। अब उसको काउंटर बाहर निकालने की या वहां से मतलब सामान कुछ डिटैच करने की अटैच करने की, क्या वो वहां पे मौके पे पूछेगा मेरे पास इम्प्लाइड या अथॉरिटी है कि नहीं। ये तो आग वाली एग्जांपल हो गई, ऐसे कई तरह की चीजें हो सकती हैं। तो कह रहे हैं नॉर्मल, आप नॉर्मल बिजनेस कंडक्ट में एक्टिविटी करो, इम्प्लाइड अथॉरिटी कहलाई जाएगी। हाँ, बाकी चीजें कह रहे हैं कई बार नेचर या सर्कमस्टांसिस पे भी डिपेंड करती हैं। कोई एक मशीन खराब हो रही है, आपने साथ साथ बेच दी ताकि किसी का हाथ ना कट जाए, फलानी चीजें। तीसरा है एक्ट इन द नेम ऑफ द फर्म होना चाहिए, ताकि हम फर्म को बाइंड कर सके, इन द नेम ऑफ फर्म, इन द नेम ऑफ फर्म, ठीक। तो सेक्शन नंबर, कॉपी पे आओ, सेक्शन नंबर कहाँ गया, लिखा नहीं था क्या, इम्प्लाइड अथॉरिटी, हाँ ये है। तो सेक्शन नंबर 19 इम्प्लाइड अथॉरिटी, इधर मैं लिखवाना चाहता हूं नोट इम्प्लाइड अथॉरिटी, ठीक है। इसके 8-9 केसेस हैं। इधर क्या लिखे, इम्प्लाइड अथॉरिटी, कोई वर्ड बताना यार, कोई वर्ड सुजेस्ट करो इधर क्या क्या लिखे। नॉट इम्प्लाइड अथॉरिटी में तो क्या क्या नहीं आएंगी वो चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे, इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या चीजें आएंगी, इसकी हेडिंग कुछ बताना यार। हाँ जी, समझ नहीं आ रहा।
एक्ट विच बाइंड द फर्म, नो नो नो, नॉट इम्प्लाइड अथॉरिटी, इम्प्लाइड अथॉरिटीज। जल्दी बताओ यार, कोई बढ़िया सा शब्द बताओ। चलो यही लिख लो, डिफाइन टू बी इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी कैसे डिफाइन होगी और कौन सी इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। इम्प्लाइड अथॉरिटी में हमने 3 पॉइंट पढ़े, जल्दी से पहला बताओ, पहला क्या था, जल्दी जल्दी भी। यूजुअल वे में, यूजुअल वे एंड विद इन द लिमिट, विद इन द लिमिट या विद इन द स्कोप, बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसमें काम कर रहे हो तो इम्प्लाइड अथॉरिटी मानी जाएगी। दूसरा क्या था, नॉर्मल, नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो देखा जाए पहला और दूसरे में टेक्निकली तो कोई फर्क ही नहीं हुआ, पढ़ के देखोगे ना अगर आप ध्यान से, उन्होंने 3 पॉइंट बना दिए, जबकि उनको पहले पॉइंट में या तो सिर्फ विद इन द स्कोप वाली चीजें लिखनी चाहिए थी, यूजुअल वे या नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस तो यूजुअल वे को ही तो बोलते हैं यार, ध्यान से अगर आप सोचोगे, कोई इसमें इतनी टेक्निकल चीजें हैं नहीं है, स्कोप में होती है टेक्निकल चीजें, कि आपको हमने लिमिट दी हुई है 1 लाख रुपए की तक कस्टमर को उधार दे सकते हो, 1 लाख से ज्यादा दोगे तो फिर एक्सप्रेस अथॉरिटी में आएगा। तो वो एक, हम विद इन द स्कोप याद करेंगे, नॉर्मल कंडक्ट। तीसरा बोलो क्या था, इन द नेम ऑफ फर्म, इन द नेम ऑफ फर्म। तो जो भी काम करोगे इन द नेम ऑफ फर्म करोगे। कौन से काम फिर आप नहीं कर सकते तीसरे पॉइंट में, अगर इन द नेम ऑफ फर्म में करना अलाउड है तो वो इंप्लाइड अथॉरिटी है, कौन से काम नहीं करोगे फिर, फर्म के नेम के बारे, यानी कि पर्सनल, पर्सनल काम करोगे वो इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है, फर्म के नेम पे करोगे इंप्लाइड अथॉरिटी है। ठीक है जी, ये पढ़ के देख, ये हो गया हमारा। अब इसी में यही लिखा हुआ था मोड ऑफ डूइंग वाले में। अब सेक्शन नंबर 22 और 19 साथ साथ चलते होते हैं ना, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। इसके बाद वाला पैराग्राफ, इसके बाद वाला पैराग्राफ को कंक्लूजन में पढ़ेंगे। दस अ पार्टनर हैज इंप्लाइड अथॉरिटी, एक पार्टनर के पास इंप्लाइड अथॉरिटी है, बार बार पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई मुझे लिख के दो। टू बाइंड द फर्म by all act done by him in all matter with the partnership business which are done in the usual way, not in the nature beyond the scope। usual way और within the scope वाला तो पॉइंट नंबर 1 में ही आ गया था। you must remember that implied authority of a partner may different in different kind of business, obvious है। तो इसमें मेरे को नहीं लगता, ये तो जर्नल बात लिखी गई है, 3 पॉइंट्स का क्रक्स लिखा गया। ये क्या है सर, above, above 3 पॉइंट्स का क्रक्स। क्या ये बात समझ में आती है? तो हमें क्या ये याद रखना है, 3 क्रक्स मत याद रखो, या तो सिर्फ क्रक्स पढ़ लो या 3 पॉइंट याद कर लेना। उसके बाद ऊपर जो था सेक्शन नंबर 22, इन ऑर्डर टू बाइंड द फर्म एक्ट, सारी वही चीज लिखी हुई है जो भी हम पढ़ के आए हैं। समझ में आ जाएगा, ठीक है। उनके एक्ट मेनली बस यही लिखा हुआ है कि बाइंड करेंगे। अगर आप पढ़ोगे ना इस वाले पैराग्राफ में, ना कोई लैंग्वेज टूटी फ्रूटी है, ना कोई मतलब टेक्निकल पॉइंट है। अब हम पढ़ते हैं इंप्लाइड अथॉरिटी में क्या नहीं आ रहा। पॉइंट नंबर 2, इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूजेज और कस्टम और ट्रेड ऑफ द कंट्री, इंप्लाइड अथॉरिटी डज नॉट एम्पावर हिम टू, इंप्लाइड अथॉरिटी रोकेगी, ये इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है, सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। देखो आर्बिट्रेशन का सिंपल मतलब लिखो, कोर्ट से पहले की प्रोसीडिंग, कोर्ट से पहले या नीचे वाला कोर्ट। सर समझ नहीं आया बेटा, इतना देसी तो लिखवा दिया, इससे देसी क्या लिखवाऊं। जो कोर्ट कचहरी जाने से पहले अगर आप, फॉर, इधर एक और चीज भी लिखवा देता हूं, फॉर क्विक सेटलमेंट। हमारे ना सोसाइटी में लॉफुली क्या होता है कि अगर आपको कचहरी जाना है तो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पे ना आर्बिट्रेटर्स खुले होते हैं। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है, कोर्ट कचहरी में तो केस लटके रहते हैं सालों साल, आर्बिट्रेशन में केस हफ्तों में और महीनों में सोल्व हो जाते होते हैं कि भाई जल्दी जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें टाइम ज्यादा लगाना है कोर्ट कचहरी जाओ। तो अगर कोई पार्टनर किसी भी डिस्प्यूट से रिलेटेड सबमिट, अगर कोई पार्टनर एक केस सबमिट करना चाहता है, सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू बिजनेस टू आर्बिट्रेशन, क्या
उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि वो आर्बिट्रेशन में बिजनेस का केस लेके जा सकता है। पढ़ के बताना पहला पॉइंट। क्या उसके पास आर्बिट्रेशन के पास जाने के लिए उसके पास क्या इम्प्लाइड अथॉरिटी है? पॉइंट पढ़ते हैं। इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होता है? जो नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस में विद इन द स्कोप होना चाहिए। तो क्या ये विद इन द स्कोप वाली पॉइंट्स हैं? नहीं। तो इसके लिए इनको कंसेंट चाहिए होगी, आपस में कुछ सुलझाने पड़ेंगे, इसको इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं कहा जाएगा। ओपन ए बैंकिंग अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म इन हिज ओन नेम। क्या कोई पार्टनर अपने नाम पे बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है? किसके नाम पे करना पड़ेगा बैंक अकाउंट? फर्म के नाम पे ओपन करना पड़ेगा, अपने नाम पे नहीं। तो ये इंप्लाइड अथॉरिटी का पार्ट नहीं है। कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश। रिलिंक्विश का मतलब होता है तोड़ना, खत्म करना। रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है? खत्म करना या तोड़ना, खत्म करना, एंड करना। कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन, ठीक है, ऑफ अ क्लेम बाय द फर्म। समझ में आ रहा है? अगर किसी फर्म ने किसी से क्लेम लेना है तो अपने बिहाफ पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। चल यार एक काम कर, 10 लाख का है ना, 4 लाख मेरे घर पहुंचा दियो, तेरा 10 लाख माफ है। ऐसा नहीं कर सकता। सभी पार्टनर की अथॉरिटी चाहिए या फिर एक्सप्रेस अथॉरिटी चाहिए। इंप्लाइड अथॉरिटी की पावर उसके पास नहीं है। पांचवा, विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग ऑन फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। कोई भी केस अगर फाइल किया हुआ है अपने आप ही वो खत्म नहीं करवाएगा। एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। किसी ने आपके ऊपर केस कर दिया, ठीक है, आपने पता क्या किया, एक बंदे ने आपके ऊपर केस किया, 4 पार्टनर थे, एक पार्टनर भ्रष्टाचारी था, पापी था, ठीक है, उसको आपने बोला एक काम करते हैं, तुम्हारी फर्म के अगेंस्ट केस कर देते हैं, मुझे कुछ वीक पॉइंट बता दे। वो कहता हाँ हाँ कर दो कर दो। क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं। वो कहता बदले में तेरे को 1 लाख रुपए दे दूंगा घर पे जाके। कहता नहीं, ऐसा इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं चलेगा कि वो एडमिट कर ले कि हाँ भाई ये तो हमारी लाइबिलिटी है। मतलब बाकी पार्टनर्स को पता नहीं है हमारे बिजनेस के अगेंस्ट केस चल रहा है और इसने एक्सेप्ट करके साइन कर दिए बिल पे या किसी और चीज पे, ठीक है जी हमने तो आपको 10 लाख रुपए देने हैं। तो 10 लाख रुपए देने हैं तो क्या पूरी फर्म के ऊपर बाइंड है? वो नहीं है। यही चीज बार बार कह रहा हूं कि ये क्या है, इंप्लाइड अथॉरिटी की पावर में नहीं आते। ऐसी कुछ भी चीजें करनी है या तो एक्सप्रेस अथॉरिटी होनी चाहिए या कंसेंट होनी चाहिए, बाकी होगी। पहला क्या था? कोई भी आर्बिट्रेशन में केस जाना। दूसरा क्या था? बैंकिंग अकाउंट अपने नाम पे खोलना। तीसरा, कॉम्प्रोमाइज करना कोई केस या किसी क्लेम को। चौथा, विड्रॉ कर लेना कोई सूट जो आपने किसी के अगेंस्ट किया हुआ है। पांचवा, किसी भी लाइबिलिटी को अपने ऊपर एडमिट करना। सिक्स्थ, एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। नहीं खरीद सकते जी अकेले, आपको सभी से पूछना पड़ेगा। ट्रांसफर द इमूवेबल प्रॉपर्टी। बिजनेस की इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या बेच सकते हैं? नहीं। कंपनीज एक्ट में भी किया था, याद है? एक अकाउंटेंट आया था, अपनी प्रॉपर्टी बेचने चला गया दूसरे को, दूसरे ने खरीद भी ली। इंडोर मैनेजमेंट वाले केसेस में था वो, ठीक है। या फिर एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप किसी पार्टनरशिप फर्म में बिहाफ, फर्म के बिहाफ पे हिस्सा नहीं ले सकता कि हमारी पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन रही है या कुछ भी है। तो ये 8 पॉइंट में इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं मिलेगी आपको, एक्सप्रेस अथॉरिटी मिलेगी, ठीक है। जो ये चार्ट बनाया है हमने, ठीक है, एक मैं लिख रहा हूं, एक मैं लिख रहा हूं घर से, बाकी आप अपने आप लिख के आना। पहला बताओ क्या था? ठीक है, आर्बिट्रेशन वाला केस था, आर्बिट्रेशन। तो ऐसे कीवर्ड्स लिख लेना, ठीक है जी। जैसे 8 पॉइंट लिखे जाएंगे, 8 पॉइंट लिखे जाएंगे, ठीक है। एक्ट ऑफ implied authorities, impact of implied authority। जो भी implied authority में रह के वो काम करेगा will bind the firm। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है एक्ट, वैसे मेरे को ना यहाँ पे ऐसे नहीं एरो डालनी चाहिए थी, मुझे देखा जाए ना एरो ये वाली इधर डालनी चाहिए थी, ऐसे। एक्ट ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी विल बाइंड द फर्म, और जो ये वाले काम है, ठीक है, ये वाले फर्म को बाइंड नहीं करेंगे। समझ में आ गया? थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई थी तो मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूं। एक्ट ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी विल बाइंड द फर्म। जो दूसरे काम है इस साइड वाले विल नॉट बाइंड द फर्म, इधर वाले। इसकी कोई मेमोरी टेक्निक याद करवा दूंगा, ठीक है, 8 पॉइंट्स वाली। चलें जी आगे। एक चीज और भी लिख देते हैं,
एक्ट ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी विल बाइंड द फर्म अंडर सेक्शन 22, क्योंकि बाइंड तो किस सेक्शन में कर रही है 22। ये सेक्शन नंबर कौन सा चल रहा है, याद है कि भूल गए? 19। 18 कौन सा था, अभी अभी करके आए हैं, 18 कौन सा था? 18वां था एजेंट, 19वां है इम्प्लाइड अथॉरिटी, 22 क्या है, मोड ऑफ बाइंडिंग द फर्म। एग्जाम्पल पढ़ के देखते हैं। एक्स अ पार्टनर, चलो जी केस स्टडी आ गई, केस स्टडी आ गई। एक्स अ पार्टनर इन अ फर्म ऑफ सोलिसिटर बोरो मनी। सोलिसिटर्स पता है किसी को क्या होता होगा? सोलिसिटर्स, सोलिसिटर्स का मतलब होता है वकील, वकील, एडवोकेट्स वगैरह को बोलते हैं सोलिसिटर्स। ठीक है जी। तो कह रहे हैं एक्स अ पार्टनर ऑफ फर्म ऑफ सोलिसिटर्स है, बोरो मनी एंड एग्जीक्यूट अ प्रोमिसरी नोट इन द नेम ऑफ फर्म विदाउट विदाउट अथॉरिटी। मुझे बताओ क्या मतलब बना पहली लाइन का? एक्स किसी वकीलों की कंपनी में पार्टनर है, क्या उस वकीलों की फर्म का काम प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करना होता है कि केस लड़ना? तो उसने क्या किया, फर्म के बिहाफ पे विदाउट एनी प्रॉपर्टी प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट मतलब बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, उस ट्रांजैक्शन में घुस गया। अदर पार्टनर्स आर 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 नोट लाइबल, बिल्कुल ठीक है जी। एज इट इज नॉट पार्ट ऑफ, एज इट इज नॉट पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस। अगर ऑर्डिनरी बिजनेस में वो कोई काम कर रहा है कि मैंने यार फर्म के बिहाफ पे केस ले लिया, क्या वो बाकी फर्म को बाइंड करेगा केस लेना? क्यों नहीं करेगा अनु? केस लेना तो करेगा ना, क्योंकि उनकी वकीलों की फर्म है, अगर उसने केस लिया तो करेगा। अगर उसने प्रोमिसरी नोट वाली चीजें करी तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्योंकि उसका काम ये बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करने वाले नहीं होते। हाउएवर इट मे बी यूजुअल फॉर वन पार्टनर, कह रहे हैं लेकिन हम कभी कभी किसी एक पार्टनर को अथॉरिटी तो दे सकते हैं ना, कि यार ये बिल ऑफ एक्सचेंज वाले काम तूने करने हैं, फलाने काम तूने करने हैं। कह रहे तब कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। नॉर्मली क्या कह रहे हैं कि जिस चीज का हमारा काम है वही करो, बाकी काम हम नहीं कर सकते। कौन से 8 काम नहीं कर सकते थे? आर्बिट्रेशन वाले, केस विड्रॉ करने वाले, केस डालने वाले, क्लेम एडमिट करने वाले, पार्टनरशिप फर्म में एंटर करने वाले, ये नहीं कर सकते। पर फिर भी किसी एक पार्टनर को तो देना पड़ेगा ना। अकाउंट्स के काम तू संभालियो, बैंक के काम तू संभालियो, कोई एसेट खरीदनी बेचनी हो तू संभालियो। तो कह रहे हैं अगर वैसा कुछ कर लेते हैं, वो तो फिर एक तरह से एक्सप्रेसिव ना हो गया? तो फिर एक्सप्रेसिव है तो वो वाले काम तो करेंगे ना। कह रहे हैं इन पार्टनरशिप बी ऑफ जर्नल कमर्शियल नेचर। जर्नल कमर्शियल नेचर का मतलब होता है बिजनेस में, इन बिजनेस, इन बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, इन बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। कह रहे वो तो अलग बात है ना, जर्नल कमर्शियल नेचर समझना पड़ेगा आपको। जर्नल कमर्शियल नेचर का कोई टेक्निकल मीनिंग नहीं है। जर्नल कमर्शियल नेचर, बिजनेस में रह के बिजनेस के तौर पे काम करना है, तब आप किसी चीज अपनी किसी प्रॉपर्टी को प्लेज या सेल करना, गिरवी या बेच सकते हो। अभी ऊपर हमने क्या देखा था, क्या प्रॉपर्टियां वगैरह बेच सकते हैं इंप्लाइड अथॉरिटी में? होता है नहीं। लेकिन यूजुअल वे में यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इट मे बी यूजफुल फॉर द वन पार्टनर, उसको हम इंप्लाइड अथॉरिटी की जगह मतलब ओ एक्सप्रेसिव दे देंगे। जब एक बार के लिए उसको डिसीजन मेकिंग दे दी, एक्सप्रेसिव दे दी, बाद में वो उसके लिए इंप्लाइड बन गई। हमने जब तेरे को बोल दिया कि यार प्रॉपर्टी से काम संबंधित तूने करने हैं, अगली बार दोबारा पूछेगा क्या? नहीं, अगली बार के लिए वो चीज इंप्लाइड बैठ जाएगी। तो ये 5 चीजें हैं, ये कर सकते हैं। कह रहे हैं प्रॉपर्टी को खरीद बेच सकते हो, गुड्स को खरीद बेच सकते हो, पैसा उधार लेना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, अगर आपको पावर दे दी कर सकते हो, कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक देना, चेक लेना, बिल पेबल, बिल रिसीवेबल बनाना, बैंक के काम कर सकते हो। तो ये कब होंगे? जब पार्टनरशिप फर्म आपको अलॉट कर देगी। तो बड़ा खतरनाक सेक्शन खत्म हुआ है। अगले टॉपिक पे आ जाओ, सेक्शन नंबर 20। सर अभी तो 22 आया था। नहीं बेटा 18-19 चल रहा था। सर हमसे 18 पूछो ना, 18 क्या होता है बोलो। सेक्शन नंबर 18 एजेंट ऑफ द फर्म। तो वो एजेंट भी है, पर्सनल भी है। अगर एजेंट अपने लिए काम कर रहा है, अपने बिहाफ पे, ठीक है, तो प्रिंसिपल कहलाया जाता है। ठीक है, लेकिन काम कॉमन कंसर्न में ही कर रहा है, लेकिन अपने हिसाब से कर रहा है, किसी और के कहनों पे कर रहा है, एजेंट कहलाया जाएगा। क्या वो पूरी फर्म को बाइंड करेगा? करेगा। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी है, एक्ट बाय ऑल और एनी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा 19 इंप्लाइड अथॉरिटी। इंप्लाइड अथॉरिटी में 3 चीजें थी, यूजुअल वे या फिर विद इन द स्कोप, दूसरा था कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, तीसरा था पार्टनरशिप फर्म के लिए काम करना है, तो इंप्लाइड अथॉरिटी मानी जाएगी। लेकिन 8 चीजों को स्पेसिफिकली मना किया गया। याद रखना ये 8 चीजें हैं। पेपर में सीधा उठ के आ सकता है 4 नंबर का क्वेश्चन कि यही 8 चीजें बताओ, तो मैं आपको कोई मेमोरी टेक्निक लिखवा दूंगा बढ़िया सी, तो उसके हिसाब से याद कर लेना।
आगे सेक्शन नंबर 20। अच्छा, सेक्शन 18 के साथ और कौन सा सेक्शन जुड़ा हुआ था? सॉरी, सेक्शन 19 के साथ सेक्शन 22 कि कैसे आप बाइंड करते हो फॉर्म को। अगर यूजुअल वे में काम कर रहे हो तो बाइंड कर देते हो। अगला है एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इंप्लाइड अथॉरिटी। टाइटल का मीनिंग समझा दो, उसके बाद मैं करवा दूंगा। कितनी अथॉरिटी और रिस्ट्रिक्शन? नहीं, अथॉरिटी तो पहले ही चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, कम या ज्यादा। एक्सटेंशन मतलब बढ़ाना, कि जो उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी है क्या हम उसको बढ़ा सकते हैं? मुझे बताओ, पार्टनरशिप फर्म में अगर पिछले 20 साल पहले हमने अथॉरिटी दी थी कि 1 लाख तक जो है तू कस्टमर को उधार दे सकता है, 20 साल पहले 2025 में, अगर आज 2026-27 में मैं उसको बोलूं आज भी वही है, क्या चेंज करना पड़ेगा? जब बिजनेस इतना बढ़ गया है तो 1 लाख रुपए तो आज की डेट में नॉर्मल है, तो हमने उसको दे दी 10 लाख की पावर। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या इंप्लाइड अथॉरिटी की पावर्स को बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है? यस। तो ये वही चीज है, एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पार्टनर्स इंप्लाइड अथॉरिटी, सेक्शन नंबर 20। कॉपी पे लिखो सेक्शन नंबर 20, एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन इन इंप्लाइड अथॉरिटी। सबसे पहला आएगा यस, बोथ पॉसिबल। यस, बोथ आर पॉसिबल। सबसे पहला एक बेसिक मीनिंग समझ में आ जाए ना, फिर लैंग्वेज फिर से वही थोड़ी सी ट्रिकी निकलेगी। अगर बेसिक्स क्लियर है तो समझ में आ जाएगा। एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। सबसे पहले इम्प्लाइड अथॉरिटी मे बी एक्सटेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। यस, बोथ आर पॉसिबल बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, पार्टनरशिप डीड बना लेते हो, तो यस, you can extend or restrict any partner's implied authority between the partner under the following condition. Restrictions imposed on implied authority of a partner by agreement shall be effective against the third party. इसको छोड़ते हैं, पहले आते हैं इस वाली लाइन पे, पहले आते हैं एग्जाम्पल से नीचे वाली लाइन पे। इट मे बी नोटेड दैट above mentioned extension or restriction is only possible with the consent of all partners. पहले मैंने इजी वाली चीजें आपको करवा दी। yes, both are possible by contract but consent, लिखो जल्दी से कॉपी पे, consent of all partners required. And third party is also bound या liable, और इसकी थोड़ी इजी लैंग्वेज, थर्ड पार्टी कैन नॉट मेक द फर्म लाइबल third party cannot make the firm liable if third party knows about restrictions and थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है क्या वो सामने वाला
थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है कि सामने वाला उस फर्म में पार्टनर है भी या नहीं। दोनों केसेस में फर्म लाइबल नहीं होगी। दोनों केसेस में फर्म लाइबल नहीं होगी। सबसे पहला पॉइंट, सबसे सिंपल, सबसे पहला पॉइंट, सबसे सिंपल, सबसे पहला पॉइंट, सबसे सिंपल, क्या एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन करी जा सकती है इंप्लाइड अथॉरिटी में? बोलो बच्चों बोलो, यस। ठीक है, लेकिन कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी चाहिए कि ऑल चाहिए? पक्की बात है। फिर इसके बाद एक लैंग्वेज यहां पे लिखी हुई थी ऊपर वाली कंडीशन में, अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस, नीचे लिखत अनुसार दो कंडीशंस में रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। किसी एक पार्टनर के ऊपर हमने ना, किसी एक पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी के ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन डाल दी बाय द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में लिख दिया शेल इफेक्टिव अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। यार ये लॉ की लैंग्वेज है, मेरी नहीं है सच में, देखो मैंने नहीं लिखी हुई, मेरी लैंग्वेज तो ये है, हैंड रिटन, कितनी सुंदर राइटिंग है। हाँ, कह रहे हैं जो रिस्ट्रिक्शन आपने इम्प्लाइड अथॉरिटी वाले पार्टनर के ऊपर लगाई एग्रीमेंट करने के साथ साथ, कह रहे हैं इफेक्टिव अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के ऊपर भी बाउंड हो जाएगी भाई वो। अगर थर्ड पार्टी, फॉलोइंग कंडीशन में, अगर थर्ड पार्टी को पता था उस कंडीशन के बारे में, फिर भी उसने उस इम्प्लाइड अथॉरिटी वाले बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मुझे बताओ थर्ड पार्टी की गलती है या बिजनेस की गलती है? अगर इस केस में किसी को लॉस हो जाता है थर्ड पार्टी को, क्या पूरी बिजनेस, पूरे पार्टनर्स लाइबल होंगे? नहीं। कब नहीं लाइबल होंगे? इफ थर्ड पार्टी नोज अबाउट द रिस्ट्रिक्शन। सर इसकी कोई एग्जांपल? इसकी एग्जांपल है कि हमें बैंक से एक पार्टनर को लोन लेने की मतलब छूट थी 5 लाख तक का, अगर वो 8 लाख का लेगा, क्या वो ले सकता है? नहीं। हमने बाद में 5 लाख से कम करके 3 लाख कर दी, बैंक वालों को बता दिया, बैंक वालों को पता था कि इसकी इंप्लाइड अथॉरिटी जो 5 लाख लोन लेने की चली आ रही थी, आज से वो 3 लाख की है, बावजूद उसके 5 लाख का लोन दे दिया। तो मतलब कि अगर आपको रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता है, आपको किसको? थर्ड पार्टी को, है ना, थर्ड पार्टी को अगर रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता है, ठीक है, तो वो लाइबल नहीं होंगे। और ठीक है, एंड थर्ड पार्टी डज नॉट नो ही इज डीलिंग विद अ पार्टनर, मतलब ये तो मजाक ही लिख दिया यार, एक्ट में भी मजाक लिख दिया और ये तो काम धंधे में ही मजाक हो गया। मतलब थर्ड पार्टी जो डील कर रही है किसी पार्टनर के साथ, उसको भी डाउट है कि ये पार्टनर है भी कि नहीं, ये क्या बिजनेस का मैनेजर है, ये पार्टनर्स का दोस्त है, उसको पता ही नहीं है। भाई जब तेरे को पता नहीं है तो तूने अंब लेने के लिए इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए? सोच के देखो तुमने क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया, और बाद में कह रहे हो थर्ड पार्टी आ रही है पार्टनरशिप फर्म में, हमें तो इंप्लाइड अथॉरिटी के अंडर रह के हमें लगा ये बिजनेस के साइन स्टैंप लेके आया है, कुछ चीजें लेके आया है, डॉक्यूमेंट लेके आया है, कह रहा मैं वहां से आया हूं। और भाई जब तेरे को ये ही नहीं पता वो हमारा पार्टनर है कि नहीं, तूने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो यही वो बात कर रहे हैं कि जो इंप्लाइड अथॉरिटी के ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन डाली है वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी इफेक्टिव होंगी। यानी कि थर्ड पार्टी को अगर दो चीजों के बारे में पता है, रिस्ट्रिक्शन के बारे में, या फिर उसको ये ही नहीं पता कि ये पार्टनर है कि नहीं है, कच्चा पक्का है, तो उस केस में जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं वो वैलिड ठहराई जाएंगी, थर्ड पार्टी फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकती। सेम एग्जांपल यही है। अगर लैंग्वेज में जाओगे, एग्जांपल की 2-3 लाइनें टूटी फ्रूटी वाली हैं, बाकी लाइनें बड़ी हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ए अ पार्टनर बोरोड, एक बंदा था ए जिसने किससे पैसा उधार लिया, कितना, किसके नाम पे उधार लिया, ये देखो फर्म के नाम पे उधार लिया, इन एक्सेस ऑफ हिज अथॉरिटी, और यूटिलाइज द सेम बाय पेइंग ऑफ द डेट। Here the fact that firm has contracted debt suggested that it is a trading firm। नहीं समझ में आती तो निकाल देना, आधी मेरे को भी नहीं समझ में आती कभी कभी। It is विद इन द implied authority of a तो पहले कह रहे हैं कि हमें लग रहा था कि हाँ शायद एक ही implied authority में है और बिजनेस ऑफ द फर्म के लिए लिया है। Implied authority you have noticed may be restricted by agreement between him and other partner। Now B, the lender is unaware of this restriction imposed on the firm will be liable। जहां तक
अगर आपको ऊपर वाली लाइन समझ में नहीं आती यहां से पढ़ो। अगर बी को फर्म की फर्म ने जो इंप्लाइड अथॉरिटी वाले पार्टनर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, बी अनअवेयर है, ऊपर क्या कंडीशन थी, बी नोज, और नीचे ये यहां पे क्या लिख रहे हैं, इफ बी डजंट नो, ठीक है, बी क्या है, अनअवेयर, तो फर्म लाइबल होगी, द आंसर इज यस, क्योंकि बी को थोड़ी ना पता था यार, अगर बी को पता होता फिर ऊपर वाली कंडीशन में होता। ऑन द कंट्रेरी, ऑन द कंट्रेरी का मतलब होता है कि इसके अपोजिट, बीज अवेयरनेस, अगर बी को पता होता रिस्ट्रिक्शन, विल एब्सोल्व द फर्म, फिर उसमें फर्म को एब्सोल्व यानी कि फर्म को मुक्त किया जाएगा लाइबिलिटी से, फिर बी की गलती होती। पॉइंट समझ में आ गया, मतलब इंटेंशन ठीक थी, बीच में दो लाइनें, चार लाइनें लिखनी चाहिए थी ढंग से, वही कंपनीज एक्ट की तरह, उसको एक या डेढ़ लाइन में कहते हैं अपने आप सीख लेना, ट्यूशन पढ़ने जाओगे टीचर सिखा देगा, ठीक है। तो मकसद मेन लाइन का क्या था, उसने अपनी पावर से ज्यादा, ठीक है, उधार लिया। अगर बिजनेस, अगर थर्ड पार्टी को उसकी उस पावर के बारे में पता है कि इसके ऊपर पावर घटा दी गई थी, तो फर्म लाइबल नहीं होगी, फर्म क्या हो जाएगी, एब्सोल्व हो जाएगी, एब्सोल्व मतलब अपनी लाइबिलिटी से मुक्त होना। लेकिन अगर बी अनअवेयर है, उसको किसी चीज का ही नहीं पता, तो इंडोर मैनेजमेंट लगेगा। इंडोर मैनेजमेंट याद है कंपनीज एक्ट का, तो मतलब बाहर वाले लोगों की सुरक्षा की जाएगी। आगे आ जाओ, पार्टनर्स सेक्शन 21, पार्टनर्स अथॉरिटी, आजो भी आजो, सेक्शन 21, सेक्शन 21 क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं पार्टनर्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी, ठीक है जी, पार्टनर्स अथॉरिटी, अथॉरिटी इन इमरजेंसी, अथॉरिटी इन इमरजेंसी, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मुझे नहीं लगता मेरे पढ़ाने की भी जरूरत पड़ेगी, पढ़ के देखो तीन लाइनें। इमरजेंसी की सिचुएशन में पार्टनर्स क्या करेंगे, क्या वो पर्सनल चीजें देखेंगे या बिजनेस के बिहाफ पे देखेंगे। अगर हमारे साथ वाली दुकान पे आग लग गई, कुछ हो गया, तो वो अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करेगा, कोई केस हो गया, कुछ भी हो गया, फलाने कोई भी चीजें लगा लो, सामान मतलब पैसे नहीं दे के जा रहा कस्टमर, तो अपने आप वो लेगा, किसी को ज्यादा फालतू पैसे नहीं देगा, मतलब कुछ है ही नहीं यार इसमें। कह रहे हैं क्या करेगा, विल पार्टनर्स, पार्टनर्स विल प्रोटेक्ट द फर्म और will do all act for purpose of business। कह रहे हैं जैसे अगर आपका पर्सनल काम होता, आप खर्चा कम करते हो, इनकम ज्यादा करते हो, अच्छे से काम करते हो, तो आप बिजनेस के लिए भी ऐसे ही काम करोगे जैसे आप खुद के अपने काम कर रहे हो, बस। पार्टनर विल प्रोटेक्ट द फर्म और विल डू ऑल एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एज हिज ओन वर्क, जैसे उसका अपना काम हो, ठीक है, एज इज ओन वर्क, या जो भी लैंग्वेज आप पढ़ लेना। आगे सेक्शन नंबर 22, एक बार फिर से याद करें आज कितने सेक्शन से हमने स्टार्ट किया था, 18, क्या था सेक्शन नंबर 18, जल्दी बोलो, एजेंट, सेक्शन नंबर 19 इंप्लाइड अथॉरिटी, 19 के साथ कौन सा कनेक्टेड था, 22 मोड ऑफ मतलब डूइंग द एक्ट टू बाइंड द फर्म, उसके बाद कौन सा था 20, 20 क्या था, अभी अभी 20 करके आए हम, नहीं 20 था एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, ऑन इंप्लाइड अथॉरिटी, 21 सेक्शन 21 इमरजेंसी, 22 बाइंड द फर्म, 23 इफेक्ट ऑफ एडमिशंस बाय अ पार्टनर, कौन सी एडमिशन है यहाँ पे, कोई नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एडमिशंस का मतलब ही कुछ हो रहा है, यहाँ पे एडमिशंस का मतलब है एडमिट करना, एडमिट या एक्सेप्ट करना, एडमिट या एक्सेप्ट करना, कोई डीलिंग, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई लाइबिलिटी, कोई भी टास्क, या प्रेजेंटेशन। इफेक्ट ऑफ एडमिशन,
बाय अ पार्टनर। मतलब अगर किसी एक पार्टनर ने बोल दिया कि भाई साहब हम जो काम कर रहे हैं बढ़िया है, ठीक है, आप हमसे सामान ले लो, कुछ कर लो। एक बंदे ने अगर सामान ले लिया किसी थर्ड वेंडर से, तो मुझे बताओ जो ये सामान लिया इसी को बोलते हैं एक्सेप्ट करना, एडमिट करना। अपने किसी पार्टनर की प्रेजेंटेशन देना, हाँ भाई मेरे बिहाफ पे आज ये बोलेगा। हम कहीं पे गए लेक्चर देने या एक मोटिवेशनल सेमिनार देने कि हमारे बिजनेस में आओ, पैसा लगाओ या कुछ करो। चार पार्टनर वहां पे स्टेज पे खड़े हैं, एक बोल रहा है या एक कोई लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है बाकी सारे भी कर रहे होंगे। ये जो दो सेक्शंस है ना, इफेक्ट ऑफ एडमिशन और इफेक्ट ऑफ नोटिस, यहाँ पे नोटिस वो वाला नोटिस नहीं है, यहाँ पे नोटिस है नॉलेज में लेके आना। अगर कोई एक बंदा आया, हमारा गैरेज है, ठीक है, वो कार की सर्विस कराने आया, कार्स कोई भी काम करवाने आया, उसने एक पार्टनर को काम दे दिया, उसकी नॉलेज में डाल दिया कि भाई भाई ऐसे होने वाला है, या हम अपनी कार रख के जा रहे हैं 3 दिन के बाद ले लेंगे। तो एक पार्टनर की नॉलेज में डालना मतलब सभी बिजनेस की नॉलेज में डालना। सबको अलग अलग थोड़ी बताएगा यार, कोई बंदा बैंक गया हुआ है, कोई कहाँ। तो ये दो पॉइंट्स इसी बारे में बात करते हैं। पार्टनर्स, ऊपर आ जाओ, पार्टनर्स एज एजेंट ऑफ ईच अदर कैन मेक बाइंडिंग एडमिशंस, मतलब एडमिट कर सकते हैं फर्म के बिहाफ पे कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी रिप्रेजेंटेशन, बट ओनली इन रिलेशन टू पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन एंड ऑर्डिनरी कोर्स। मतलब यहाँ पे एडमिशन करने का मतलब मैंने ऊपर लिखवा लिया, कोई लाइबिलिटी एक्सेप्ट करना, कोई प्रेजेंटेशन एक्सेप्ट करना। प्रेजेंट मतलब हाँ भाई ये मेरा पार्टनर है, ठीक है, तो प्रेजेंट कर रहे हैं। एन एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन वही हो गया, काम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी बंदे को रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बाय ए पार्टनर विल नॉट हाउएवर बाइंड द फर्म इफ द अथॉरिटी ऑन पॉइंट इज लिमिटेड। अगर आपके पास वो अथॉरिटी थी नहीं उस काम को एक्सेप्ट करने की, फिर भी कर ली, तब नहीं। मतलब ये तो इंप्लाइड अथॉरिटी जैसा काम आ गया ना। एंड अदर पार्टी नोज द रिस्ट्रिक्शन। अब अगर आपको सच में रिस्ट्रिक्शन वाला पिछला सेक्शन नंबर 20 समझ में आता है, तो देखो आपको ये लाइन समझ में आएगी। कह रहे हैं कोई भी एडमिशन, कुछ चीज एडमिट करना या रिप्रेजेंटेशन पार्टनर्स की, एक्ट की, विल नॉट बाइंड द फर्म। अगर वो अथॉरिटी दूसरी, जो पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा है ना मेरी पूरी फर्म को, या मेरी पूरी फर्म के बिहाफ पे एडमिट कर रहा है, भाई उसके पास तो अथॉरिटी ही नहीं थी, वो तो 6 महीने पहले ही रिटायरमेंट लेके चला गया। क्या, और वो सामने वाली पार्टी को पता है कि ये बंदा तो रिटायरमेंट लेके चला गया है पिछले साल, फिर भी उसको काम सौंपा जा रहा है। वो बंदा कह रहा है हाँ हाँ भाई कर ले, मैं 20 साल पार्टनर रहा था, मुझे पता है ऐसा ही होता है। तो मुझे बताओ क्या ऐसा चल जाएगा कि नहीं चलेगा? अगर हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, बार बार वही आ रही है ना, पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब अब आपको समझ में आ गया, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के दायरे में रह के कर रहे हो, कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई एडमिशन, क्या पूरी फर्म को बाइंड करेगी? यस। लेकिन अगर उसके पास अथॉरिटी लिमिटेड है उस काम को करने की, तो बाइंड करेगी? नहीं। द सेक्शन स्पीक्स ऑफ एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन बीइंग द एविडेंस अगेंस्ट द फर्म। तो जो भी किसी पार्टनर ने एडमिशन ली, किसी काम को एक्सेप्ट किया, लाइबिलिटी एक्सेप्ट की, वो फर्म के अगेंस्ट एविडेंस का काम करेगी। एक पार्टनर बैंक में गया लोन लेने, बैंक अकाउंट खुलवाना, अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड रखा या जो भी है, साइन करके आ गया, क्या अकेला पार्टनर बाउंड होगा या सारे? इंप्लाइड अथॉरिटी के बीच में गया था, कोई फ्रॉड करने नहीं गया था। बैंक में गया लोन लेने, साइन सुइन करने, पैसे जमा करवाने, निकलवाने, सारे बाउंड होंगे ना। तो जो वो साइन है, पेपर है, डॉक्यूमेंट है, वो फर्म के अगेंस्ट, यहाँ पे वैसे वर्ड इन्होंने अगेंस्ट सिर्फ गलत लिखा हुआ है, इसको लिखना चाहिए था वो फर्म के ही डॉक्यूमेंट्स हो गए। कुछ उसके अगेंस्ट भी हो सकते हैं, कुछ फर्म खुद यूज करेगी किसी और के अगेंस्ट। तो यानी कि वो सभी पूरी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर बाउंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप डीड, ठीक है, तो डीड में लिखा हुआ है आपको वैसे काम करना है, वो आपके लिए भी काम कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट भी। दिस इज टू से एग्जाम्पल, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म डीलिंग इन अ स्पेयर पार्ट ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ मोटरसाइकिल। एक्स और वाई पार्टनर हैं, स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं। जेड परचेज अ स्पेयर पार्ट ऑफ हिज यामा बाइक आफ्टर बीइंग टोल्ड बाय एक्स दैट स्पेयर पार्ट यूजेबल है। एक्स और कौन पार्टनर्स हैं जल्दी बताना? वाई। कस्टमर का नाम बोलो? जेड। जेड किससे मिला है? एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, ठीक है, जेड कस्टमर आया, जेड की डीलिंग एक्स से आई है, पर ये दोनों तो पार्टनर है ना। वाई को नहीं पता यार, वो दूसरा काम कर रहा होगा, वो दूसरा स्पेयर पार्ट बेच रहा होगा, गाड़ी ठीक कर रहा होगा, बैंक गया होगा। कह रहे हैं फिर बाद में पता चला वाई तो इग्नोरेंट है अबाउट दिस ट्रांजेक्शन। अगर आप केस स्टडी का आंसर नहीं पढ़ते, ठीक है, केस स्टडी क्या है, एक्स वाई दो पार्टनर हैं, जेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया,
एक्स ने जेड को बोला भाई साहब ये ले जा, दुकानों में यही तो होता है, वो कहते नहीं है आप ये वाला तेल ले जाओ, इसी से सर्विस करा लो। हम कहते हैं नहीं, हमें कंपनी वाला पार्ट ही दे, जिस कंपनी की हमारी वो प्रोडक्ट है उसी का दे। बंदे बेचने के लिए क्या कर देते हैं, कहते हैं ये भी बढ़िया है, बस ठप्पे का तो फर्क है। मार्केट में 90% जब आप घर की कोई चीजें बनानी शुरू करोगे, लेनी शुरू करोगे ना, जब आप डुप्लीकेट लेने जाओगे दूसरी और कंपनी की, हर दुकानदार का सिंपल एक ही डायलॉग है, अरे ठप्पे का ही फर्क है, बाकी तो चीज तो एक ही है, वो भी उन्होंने बनानी है, वो भी उन्होंने बनानी है ना। तो जब मैं भी ये स्क्रीन लेने गया था, 5-6 कंपनी ने और ठप्पे का फर्क है, फलाना है फलाना है, ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं। तो मुझे बताओ, वाई को पता ही नहीं था, एक्स ने जेड को ऐसा बोल दिया, जेड के बाइक में वो स्पेयर पार्ट काम ही नहीं किया, जेड कहता मैं केस करना चाहता हूं एक्स पे और वाई पे, बताओ जेड कर सकता है कि नहीं? क्या वाई, कौन कौन कह रहा है कर सकते हैं, कौन कौन कह रहा है नहीं कर सकते? क्योंकि लिखा हुआ है वाई इज इग्नोरेंट। तो अगर वाई इग्नोरेंट है तब भी जेड केस कर सकता है, क्योंकि अगर किसी बिजनेस में यार 4-5 पार्टनर हुए, 10 पार्टनर हुए, एक बंदा एक के साथ डील कर रहा है, दूसरा बंदा दूसरे के साथ, आप कपड़े वाली दुकानों पे नहीं गए, कपड़े वाली दुकानों पे पहले एक बंदा जो मालिक है हमेशा उसको बता के जाते हो, देख भाई मैंने ये ले लिया, 6 पार्टनर है उसको बताओगे देखो जी मैंने ये सूट लिया इतने का, ठीक है, वो कहता ठीक है, दूसरे पार्टनर को बुलाओ, वो अभी नाश्ता करने गया हुआ है, अच्छा मैं वीडियो कॉल कर लेता हूँ भाई मैंने ये कर लिया, ठीक है, दूसरा तीसरा पार्टनर बैंक गया हुआ है, सबको बताओगे क्या? नहीं। तो ये वही तो पॉइंट है, वाई इग्नोरेंट हो, हमें क्या है, वाई बिजनेस के बिहाफ पे कोई और काम कर रहा होगा, तो पूरी फर्म बाउंड हो जाएगी, क्यों? क्योंकि बिजनेस के दायरे में रह के एक्स ने सामान बेचा था, जेड ने खरीदा था। पढ़ के देखो आंसर, दी स्पेयर पार्ट प्रूव्स टू बी अनसूटेबल एंड डैमेज, ठीक है जी, एक्स एंड वाई बोथ आर लाइबल। बोलो जी, बात समझ में आती है? आगे इफेक्ट ऑफ नोटिस, नोटिस यहां पे मतलब कि नॉलेज में आना, नोटिस कोई भी चीज नॉलेज में आना, कोई भी चीज उसके नॉलेज में आना, ये वो वाला नोटिस नहीं है इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, ना 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 ना। नोटिस टू अ पार्टनर हु एक्चुअली एक्ट इन द बिजनेस फर्म, एक बंदा आया कह रहा भाई साहब ऐसे ऐसे काम करना है, कहता हो जाएगा, थर्ड पार्टी आई, कस्टमर वो पार्टनर खड़ा था कहता हो जाएगा, अब उसको हो गया, बात वही आ गई ऊपर वाली, एक बंदे ने एडमिशन या रिप्रेजेंटेशन ले ली, सबको इंडिविजुअली थोड़ी बताएगा। अच्छा पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर्स होते हैं मैक्सिमम? 50। मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50। अगर बाय चांस कोई एक फॉर्म निकल ही आए उसमें 50 पार्टनर हैं, सबको जाएगा क्या? कोई कनाडा बैठा है, कोई अमेरिका बैठा है, कोई दुकान पे बैठा है, कोई बैंक बैठा है, तो वही कह रहे हैं, कह रहे हैं नोटिस ऑफ अ पार्ट, नोटिस टू अ पार्टनर, थर्ड पार्टी ने, किसी ने एक पार्टनर की नॉलेज में डाल दी कोई चीजें, हु एक्चुअली एक्ट इन द बिजनेस, बिजनेस में काम कर रहे हैं, ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू अफेयर ऑफ द फर्म, अफेयर कौन सा? वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हो, अफेयर कौन सा है ये वो वाला अफेयर है, कामकाज, बिजनेस में काम कर रहे हैं, ऑपरेट्स एज अ नोटिस टू द फर्म। हम ऐसा मानेंगे कि अगर मैंने एक पार्टनर को बता दिया, मैंने पूरे फर्म को बता दिया। पढ़ के देखो क्या मैंने सर्कल किया है, ऑपरेट एज अ नोटिस टू द फर्म एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड। हाँ, अगर कोई फ्रॉड कर रहा है इंडिविजुअल पार्टनर, गलती से नहीं, जानबूझ के फ्रॉड कर रहा है, उस केस में सिर्फ फ्रॉडुलेंट पार्टनर जिसने एडमिशन ली या जिसके नोटिस में आया वो लाइबल होगा। बात समझ में आ गई? खत्म हो गया। Thus the notice to one is equivalent to the notice to the rest of the partner। एक को दिया मानेंगे सभी को दे दिया, ठीक है, वो एज अ एजेंट के तौर पे बिहाफ फर्म में काम कर रहा है। नोटिस लेकिन एक्चुअल होना चाहिए, नोट कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल का मतलब है भाई साहब सही मायने में जेन्युइन नोटिस होना चाहिए, ऐसे टूटा फूटा नहीं, कच्चा पक्का। हाँ यार, यार आपको आधी कंडीशन तो बता ही दी थी ना, आधी कंडीशन नहीं, अच्छी रिसीव्ड बाय अ वर्किंग पार्टनर नोट बाय स्लीपिंग पार्टनर, क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर तो घर पे स्लीप रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? नोटिस बोनाफाइड होना चाहिए, बोनाफाइड यानी कि एक्चुअल होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। दूसरा, वर्किंग पार्टनर रिसीव करे, स्लीपिंग नहीं। अगर स्लीपिंग पार्टनर को आप लोगों ने नोटिस में डाल दी कोई चीज ABCD कि आपके 1 महीने बाद से आपकी इस बिल्डिंग का रेंट डबल होने वाला है, या एक बिल्डिंग छोड़ देना, आपने सिर्फ स्लीपिंग पार्टनर को बताया कि रेंट वाली प्रॉपर्टी है खाली कर देना, क्या स्लीपिंग पार्टनर को बताने से फर्म के ऊपर बाइंड होगा? नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? इट मस्ट फर्दर रिलेट टू फर्म बिजनेस। भाई ये लाइन तो बस करो, है ना, ये लाइन तो ओनली द तभी जाके होगी। इसकी एग्जांपल भी आगे आप ये केस स्टडी पढ़ लेना, सामान था कुछ चोरी हो गया, ये है वो है, इजी है केस स्टडीज। चलो बाकी करते हैं कल।
अभी बुक थोड़ी बंद